साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम बहुत सारे पार्ट्स को कवर कर रहे हैं और उसी क्रम में आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो कि बायोसिंथेटिक पाथवे से ही रिलेटेड है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बेसिकली आप या अमूमन लोग क्या करते हैं कि इसको इग्नोर कर देते हैं, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शॉर्ट में नंबर देने वाला टॉपिक है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं और वो टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ द ज़ीनोबायोटिक्स। तो ज़ीनोबायोटिक्स और डिटॉक्सिफिकेशन, जो कि मैं आपको बार-बार अपने लेक्चर में जब हमने कोलेस्ट्रॉल पढ़ा या हमने फैटी एसिड पढ़ा, तो हम बार-बार ज़िक्र कर रहे थे कि डिटॉक्सिफिकेशन की जो साइट होती है, वो एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम होती है, राइट? तो अब वही हम बात करने वाले हैं। अगर ऑर्गन की हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि लीवर होती है। तो अब हम यहाँ पर इसको डिटेल में इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये सारे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो इसमें जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि टर्म डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हम अपने चैनल पे लाइन टू लाइन चीज़ों को पढ़ते हैं, अच्छे से उसको समझते हैं, तो उसी क्रम में इसको जल्दी से हम कवर करते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन refers to series of a biochemical reaction occurring in the body to convert the foreign, यानी कि जो आपका टॉक्सिक कंपाउंड होगा उसको नॉन टॉक्सिक या लेस टॉक्सिक और मोर इजिली एक्सक्रीटेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका टॉक्सिक कंपाउंड होगा उसको हम कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसको क्या कन्वर्ट कर दिया जाएगा? लेस टॉक्सिक कंपाउंड में, ठीक है? या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिससे वो ईज़िली क्या हो सके? एक्सक्रीट आउट हो सके आपकी बॉडी से, ठीक है? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है? डिटॉक्सिफिकेशन इसको कहा जाता है, ठीक है? और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ज़ीनोबायोटिक्स बोलते हैं, क्योंकि वो ज़ीनो का मतलब होता है हमेशा फॉरेन के कंपाउंड्स होते हैं, फॉरेन मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से ये पूरी लाइन में लिखा हुआ है, जैसे मैन इज़ ए कंटीन्यूअसली एक्सपोज्ड टू सेवरल फॉरेन कंपाउंड, जैसे ड्रग, पोल्यूटेंट, फूड एडिटिव, इन सब से आप एक्सपोज़ होते रहते हैं। कुछ अनवांटेड कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन बाय द बैक्टीरिया व्हिच एंटर द सर्कुलेशन, दीज़ इंक्लूड इंडोल फॉर्म ऑफ द ट्रिप्टोफैन। तो आपको पता है कि ट्रिप्टोफैन में क्या होती है? इंडोल रिंग होती है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा कैडेवेरिन फ्रॉम लाइसिन, टायरामाइन फ्रॉम टायरोसिन, इस तरीके से ये कंपाउंड बनते हैं। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, सर्टेन वेस्ट कंपाउंड जैसे बिलिरुबिन फॉर्म्ड होते हैं। वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेन कंपाउंड्स और द अनवांटेड सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द बॉडी आर टॉक्सिक होते हैं बेसिकली, एंड देयरफॉर दे शुड बी क्विकली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि उनको क्या करना है? जितनी जल्दी हो सके आपको अपनी बॉडी से उसको निकाल देना है। यहाँ पे एक मिसनॉमर दिया गया है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन की रिएक्शन होगी तो जो कंपाउंड बनेगा वो हमेशा आपका लेस टॉक्सिक होगा। तो यहाँ पे ये दिया गया है डिटॉक्सिफिकेशन इज रादर मिसलीडिंग सिंस सम टाइम जो होता है वो डिटॉक्सिफाइड प्रोडक्ट जो होता है वो आपका मोर टॉक्सिक होता है, और इसका जो एग्जाम्पल होता है प्रो कार्सिनोजेंस जो होते हैं वो कार्सिनोजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, कार्सिनोजेंस बेसिकली क्या होते हैं कि जो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस होते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जिनमें कैंसर कॉजिंग की प्रॉपर्टी होती है उनको हम क्या बोलते हैं? प्रो कार्सिनोजेंस बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। प्रो कार्सिनोजेन जो होते हैं, मान लीजिए कि कोई एक कंपाउंड है प्रो कार्सिनोजेन, ठीक है? अब इसमें जब आपने मेटाबॉलिक रिएक्शन किया तो ये क्या क्या कन्वर्ट हो गया? कार्सिनोजेंस में, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल है, इस वजह से ये जो है थोड़ा-सा मिसनॉमर है। कभी-कभी मतलब 5-10% केस में ऐसा भी होता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद वो हाइली ही मतलब लेस टॉक्सिक की जगह वो हाइली टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी हमने प्रो कार्सिनोजेन और कार्सिनोजेन को भी यहाँ पे समझ लिया कि वो क्या होते हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे इसको आगे देखते हैं। इसके अलावा आपका इस तरीके से ये पूरी लाइन दी गई है, जैसे कभी-कभी क्या होता है? इट अपीयर्स दैट द बॉडी ट्राइज़ टू गेट रिड ऑफ ए फॉरेन सब्सटेंस बाय कन्वर्टिंग इंटू ए मोर सॉल्युबल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा, जो कि क्या होगा? पोलर होगा, यानी कि वाटर से एक्सक्रीट आउट हो सके। सम टाइम एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड टॉक्सिसिटी, जैसे आपका मेथनॉल जो होता है वो कभी-कभी फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो खैर ये सारी स्टोरी होती है। इन रिसेंट ईयर द टर्म डिटॉक्सिफिकेशन इज रिप्लेस्ड बाय बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी याद रखिएगा, डिटॉक्सिफिकेशन को बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ द ज़ीनोबायोटिक्स, ज़ीनोबायोटिक का मतलब क्या होता है? ज़ीनो का मतलब स्ट्रैंड या फॉरेन इनको बोलते हैं, सिंपली मेटाबॉलिज्म ऑफ द फॉरेन कंपाउंड। तो इस इन्फॉर्मेशन को अब याद रखिएगा, ठीक है?
तो हमने क्या समझ लिया, हमने डिटॉक्सिफिकेशन को समझ लिया कि हमें क्या करना है, कोई भी फॉरेन कंपाउंड को क्या करना है, मोर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, जिससे वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक की स्टोरी का सारांश ये था। इसके बाद साइट ऑफ द डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन की रिएक्शन जो होती है वो आपके लीवर में होती है। ये आपको हमेशा याद रखना होगा, किडनी और अदर ऑर्गन भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो मेजर ऑर्गन होता है वो आपका लीवर होता है। द प्रोडक्ट फॉर्म बाय डिटॉक्सिफिकेशन आर मोस्टली एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, लेस फ्रीक्वेंटली एक्सक्रीटेड बाय द फीकस एंड एक्सपायर्ड एयर। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये ज़ीनोबायोटिक्स जो रिएक्शंस होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, ये 2 फेज़ में यहाँ पे रिएक्शन होती है। फेज़ फर्स्ट होता है और फेज़ सेकंड होता है। तो फेज़ फर्स्ट में क्या होता है, उस कंपाउंड का अगर हमें ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडेशन करेंगे, रिडक्शन करना है तो रिडक्शन करेंगे, और हाइड्रोलाइसिस करना होगा तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। फिर क्या करते हैं, उस कंपाउंड को हम क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस से कॉन्जुगेट कर देते हैं, मतलब या तो ये 3 रिएक्शन हो जाएगी, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन कर देते हैं किसी भी ऐसे कंपाउंड से जो उसको समझ लीजिए कि अच्छे तरीके से एक्सपेल आउट कर सके। तो ये आपको याद रखना है कि 2 फेज़ में रिएक्शन होती है। पहली फेज़ में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलाइसिस होगी, और लास्ट में हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन करेंगे। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैकेनिज़्म है वही बात बताई गई है। पहली फ़ेज़ की रिएक्शन आपको याद रखना होगा, या तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस होगी। फ़ेज़ सेकंड में उसको कॉन्जुगेट कर दिया जाता है, जैसे आपका ग्लूकोयूरेनिक एसिड हो गए, या कोई ग्लाइसिन से किसी को कॉन्जुगेट कर दिया गया, किसी को ग्लूटाथियोन से कर दिया, किसी को सल्फेट से कर दिया गया। तो इस तरीके से कॉन्जुगेट करके उनको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम शॉर्ट में इसको देखेंगे, आप इसको डिटेल में इस बुक से पढ़ लीजिएगा, या जो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? बेसिकली ये सत्यनारायण बुक है, ठीक है? तो आप बायोकेमिस्ट्री की सत्यनारायण बुक है, तो इसको आप आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इसको आसानी से देख लीजिएगा, ठीक है? तो जैसे कि क्या होता है कि इन जनरल एलिफैटिक कंपाउंड आर मोर ईज़िली ऑक्सिडाइज़्ड देन एरोमेटिक वन्स। तो ये इन्फॉर्मेशन है, हालाँकि एलिफैटिक में जैसे मिथेनॉल होता है, अगर इसको हम ऑक्सीडेशन होता है, तो ये किसमें कन्वर्ट जाता है? फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये रिएक्शन है, याद रखिएगा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इथेनॉल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, बेंज़िल अल्कोहल बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो जो एल्डिहाइड होंगे वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बनाएँगे, जैसे बेंज़िल्डिहाइड है तो वो बेंजोइक एसिड बना लेगा। तो ख़ैर ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, याद रहता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि पहले फ़ेज़ में क्या होता है, पहले फेज़ में क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या जो भी रिएक्शन करानी होगी वो होगी। इसके अलावा इसी तरीके से जो केमिस्ट्री में आपके कंपाउंड हैं, अमाइन्स वगैरह हैं, तो जैसे कि एलिफैटिक अमाइन है तो एलिफैटिक एसिड बनेंगे और यूरिया बनेगा। यूरिया का एक सेपरेट लेक्चर बना हुआ है, NH2CO NH2 यूरिया आप याद रखेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे कहानी दी गई है। इसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जैसे बेंजीन में भी ऑक्सीडाइज़्ड टू मोनो डाई एंड ट्राई हाइड्रॉक्सी फिनॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट छुपी इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना होगा, जो आईसीएमआर वगैरह में पूछा जा सकता है, और केमिस्ट्री के लहजे से बेंजीन जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे आपको यही बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बेंजीन, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। फिनॉल जो होता है उसपे एक ओएच ग्रुप होता है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्विनॉल कब बोलते हैं, जब उसमें 2 हाइड्रॉक्सिल ओएच ग्रुप अटैच हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओएच बोलते हैं, राइट? इस तरीके से आपका हाइड्रॉक्सी क्विनॉल बनता है, ठीक है? यहाँ पे 3 ओएच हो जाते हैं, और कैटिकॉल जब होता है तो यहाँ पे 2 ओएच होते हैं। तो मे बी ऐसे क्वेश्चन्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, राइट? फिनॉल, क्विनॉल इस तरीके से। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो जाती है। अब जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ड्रग्स वगैरह आपके बारे में दिया गया है। जैसे कि मेप्रोबामेट ये ट्रैंक्विलाइज़र है, इट इज़ ऑक्सिडाइज्ड टू हाइड्रॉक्सी मेप्रोमेट टू एन एक्सक्रीट इन द यूरिन। तो ख़ैर ये इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रखते हैं तो आपको केवल इतना याद रखना है कि हमने डिटॉक्सिफ़िकेशन को समझ लिया, डिटॉक्सिफ़िकेशन की साइट क्या होती है, इसमें रिएक्शन में फ़ेज़ फर्स्ट एंड फ़ेज़ सेकंड 2 फ़ेज़ में रिएक्शन होता है। पहले फ़ेज़ में वो कंपाउंड पे डिपेंड करेगा कि वो कैसा कंपाउंड है, उसका ऑक्सिडाइज़ेशन करना है कि रिडक्शन करना है कि क्या करना है। उस तरीके से उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कॉन्जुगेट करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन हो जाती है, और इस पूरे प्रोसेस में रोल ऑफ साइटोक्रोम P450 ये आप बार-बार पढ़ते आ रहे हैं इस कंपाउंड को।
ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, रोल ऑफ साइटोक्रोम P450 क्या होता है? तो ये क्या करता है, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में, वो मोनो ऑक्सीजिनेस या साइटोक्रोम P450 करता है। मोनो ऑक्सीजिनेस क्या करता है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। जो बच्चे मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो वापस से जाके रिकॉल करेंगे। और बेसिकली क्या होता है कि मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है, O2 मॉलिक्यूल का एक ऑक्सीजन जो होगा प्रोडक्ट में वाटर के फॉर्म में एक्सपेल हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन जो होगा वो सबस्ट्रेट में ऐड होगा। ये स्टोरी होती है मोनो ऑक्सीजनेस की। ठीक है? जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप याद रखिएगा। मोनो ऑक्सीजनेस या साइटोक्रोम P450 क्यों कहते हैं, ये 450 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। जो भी चीजें हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए, राइट? इसके बाद क्या होता है, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, इस एंजाइम को मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज भी बोला जाता है। ये बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, एसोसिएटेड विथ माइक्रोसोम। ठीक है? ये क्या होते हैं, माइक्रोसोम से अटैच होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये माइक्रोसोम क्या है? तो मैं आपको रिकॉल करा दूँ, हालाँकि ये चीज़ आपने पढ़ रखा होगा, टूल्स टेक्निक में भी आपने पढ़ा होगा। बेसिकली क्या होता है कि ये एक टर्म होता है, याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। फ्रेगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, माइक्रोसोम बोलते हैं। ठीक है? जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि एक स्टेप पर क्या होता है, माइक्रोसोम आपको मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन की रिएक्शन जो है वो ईआर में होती है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहाँ पर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो ये जो होते हैं, ये माइक्रोसोम जो होते हैं, वो फ्रेगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोसोम बोलते हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन हो गई। P450 क्या होता है, क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन पीक 450 नैनोमीटर होता है, एक्सिबिटेड बाय द एंजाइम एंड एक्सपोज्ड टू द कार्बन मोनोऑक्साइड। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450 इन्वॉल्व बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू एलिफैटिक कंपाउंड व्हिच मे बी रिप्रेजेंटेड एज एस। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना होगा। एक मॉलिक्यूल जो होगा वो वाटर के फॉर्म में एक्सपेल हो जाएगा, और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कि क्या हो गया, सबस्ट्रेट में आ गया। और इस पूरे प्रोसेस में NADPH का यूज किया जाता है, और इस इंफॉर्मेशन को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे साइलेंट फीचर ऑफ द P450 का दिया गया है, जिसमें आपको ये याद रखना है कि ये क्या होते हैं, हीमोप्रोटीन्स होते हैं। हीम इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच होता है। ठीक है? ये आपके पाए कहाँ पर जाएँगे, हाई कंसंट्रेशन इन द माइक्रोसोम ऑफ द लीवर्स में पाए जाते हैं, या अगर आप ग्लैंड ग्लैंड में बात करेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड में होंगे, या माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ठीक है? मतलब 2, और मतलब या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा जो कि लीवर के केस में है, और माइटोकॉन्ड्रिया एड्रिनल ग्लैंड के केस में है। मैकेनिज्म के केस में क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन NADPH पे डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटेटिड कोलिन इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ साइटोक्रोम P450, जो कि उसके एक्शन के लिए जरूरी भी होता है। ये एंजाइम जो होता है एक तरीके का इंड्यूसिबल एंजाइम है। इट्स सिंथेसिस इज इंक्रीज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग सच एज फिनोबार्बिटॉल। मतलब कोई एक ड्रग है जिसका नाम है फिनोबार्बिटॉल, तो अगर आप इस ड्रग को देते हैं तो इस एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ जाती है। तो यानी कि क्या है, ये एक तरीके का इंड्यूसिबल एंजाइम है। ठीक है? ऑब्वियस सी बात है कि जब सिस्टम को पता चलेगा कि कोई एक हानिकारक चीज सिस्टम में आया है, तो क्या होगा कि वो उसको एक्सक्रीट, मतलब इनका लेवल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है? तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमने समझ ली। इसके अलावा कुछ डिटॉक्सिफिकेशन में रिडक्शन रिएक्शन भी होती है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है? हाइड्रोलाइसिस भी होती है, जिसमें आप वाटर के मदद से उसका ब्रेकडाउन किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। एस्प्रिन क्या होता है, इसका जो केमिकल नेम है उसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये ब्रेक होगा तो सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड में टूट जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे कंपाउंड आपको दिए गए हैं, अगर याद रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब हम सेकंड फेज की रिएक्शन पे आते हैं, जिसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन किया जाता है। कॉन्जुगेशन इज ए प्रोसेस जिसमें फॉरेन कंपाउंड को कंबाइन कर दिया जाता है विद अ सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन जो होता है डायरेक्टली भी हो सकता है, और या तो फिर आफ्टर द फेज फर्स्ट रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि फेज फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कभी-कभी क्या होता है उसको डायरेक्ट ही कॉन्जुगेट कर सकते हैं। तो 8 डिफरेंट कॉन्जुगेटेड एजेंट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा, जिसमें ग्लूकोयूरेनिक एसिड, ग्लाइसिन, ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे नाम दिया गया है वो
यूरेनिक एसिड है जिसको आप याद रखेंगे। कंजुगेशन विद ग्लूको, मोस्ट कॉमन जो आपसे पूछा जाएगा वो ग्लूको यूरेनिक एसिड होता है। इसमें क्या करते हैं, द एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूको यूरेनिक एसिड जो यूडीपी अटैच्ड होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जो कि अगर आपने सिस्टम में यूरेनिक एसिड पाथवे होता है, हालांकि ये बायोसिंथेटिक पाथवे का पार्ट है, अभी हम इसको नहीं पढ़े हैं लेकिन हम इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो अब ये सिस्टम में होता भी है कि जब आपने पढ़ा होगा ना एडीपी, सब स्टार्च की सिंथेसिस पढ़ते हैं तो एडीपी राइबोस के फॉर्म में आता है या ग्लू जो भी होते हैं यूडीपी के फॉर्म में। तो सिस्टम जो होता है वो पर्टिकुलर एक अटैच होके आता है, तो उसमें ग्लूको यूरेनिक एसिड जो होता है वो यूडीपी के फॉर्म में अटैच होता है। माइक्रोसोमल एंजाइम यूडीपी ग्लूको यूरेनिक ट्रांसफरेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए ग्लूको यूरेनिक एसिड को मान लीजिए किसी कंपाउंड में जोड़ दिया गया, तो वो एक्सो कंपाउंड क्या हो गया, ग्लूको यूरेनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसमें जो आपको एग्जाम्पल याद रखना है वो बारबीट्यूरेट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इंड्यूस ग्लूको यूनिट ट्रांसफरेज एंड दिस इंक्रीज द ग्लूको यूरेनाइट के फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा में अकर विथ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा या कुछ भी होगा, तो इस तरीके से मोस्टली केस में ग्लूको यूरेनिक एसिड का यूज किया जाता है, जैसे कि आपका बेंजोइक एसिड ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो होते हैं ये भी इसी फॉर्म में एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं, और बिलिरुबिन जो होते हैं ये भी इसी फॉर्म में एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि आपके जितने भी मोस्टली कंपाउंड्स हैं बी वाले, ठीक है, मतलब बेंजोइक एसिड हो गया, बिलिरुबिन हो गया, ठीक है, तो ये सब ग्लूको यूरेनिक एसिड से अटैच करके एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं। यहाँ पे अगली लाइन में दिया गया है, जनरल कॉन्जुगेशन विद ग्लूको यूरेनिक एसिड प्रोड्यूस स्ट्रांगली एसिडिक कंपाउंड व्हिच आर मोर वाटर सॉल्युबल एट फिजियोलॉजिकल पीएच एंड देयरफॉर मोस्टली मोर इजीली एक्सक्रीटेड। तो समझ गए, तो यानी कि ग्लूको यूरेनिक एसिड जो होता है वो आपका वाटर सॉल्युबल ज्यादा होता है। इसके अलावा ग्लाइसिन से भी किसी को अटैच किया जा सकता है। मैनी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड जो होते हैं उनको ग्लाइसिन से जोड़ते हैं, जिसमें एक आपका हिप्यूरिक एसिड यहाँ पे बनता है जब ग्लाइसिन से कॉन्जुगेट कर देते हैं बेंजिल कोएंजाइम ए को। एक्सक्रीशन ऑफ हिप्यूरिक एसिड, जो कि आप नाम में ही स्पष्ट है कि हिप्यूरिक जो वर्ड है वो हॉर्स से आया है। ठीक है, तो सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था इन द यूरिन ऑफ द काउ एंड हॉर्स। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसको याद रखिएगा, हिपोस का मतलब हॉर्स ही होता है, तो ग्लाइसिन से इसको जोड़ दिया गया तो हिप्यूरिक एसिड बन गया। ठीक है, तो कुल मिला के ये इंफॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ और चीजें होती हैं, जैसे एक रिएक्शन यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, मतलब इस तरीके से ग्लाइसिन को आपको याद रखना है। कोलिक एसिड जो हमने पढ़ा था, जो कि आपके बाइल साल्ट्स होते हैं, वो ग्लाइसिन से अटैच होकर क्या बना लेते हैं, ग्लाइकोकोलिक एसिड, जो हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टोरी होती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए है, ग्लूटाथियोन से अटैच करते हैं। सबसे पहले जब ग्लूटाथियोन का नाम आएगा तो आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, ट्राइपेप्टाइड है, ग्लूटामेट, सिस्टीन, ग्लाइसिन। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज एल्किल, इस तरीके से नाइट्रो कंपाउंड को इनसे जोड़ते हैं। ठीक है, सिस्टीन ऑफ द ग्लूटाथियोन। इस पूरे प्रोसेस में क्या बनता है, मर्केप्ट्यूरिक एसिड बनता है, ग्लूटामेट एंड ग्लाइसिन रिमूव्ड हो जाएंगे और स्टील ग्रुप को अटैच कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के देखिए, थोड़ा सा ये अभी आपको कॉम्प्लेक्स पड़ रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ट्राइपेप्टाइड के बारे में पता चल गया, ग्लूटाथियोन होता है। इसमें जो आपका कंपाउंड बनता है वो आपका आर सिस्टीन बनता है, मतलब बेसिकली जो आपका सिस्टीन वाला जो ग्रुप होता है, सल्फर ग्रुप होता है, वही मेन कार्य करता है। ठीक है, तो इस केस में जब आपका सल्फर वाला मेन कार्य करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सिस्टीन वगैरह से क्या बनेगा, बेसिकली आपका मर्केप्ट्यूरिक एसिड बन जाता है। जो आपका फाइनल एंड प्रोडक्ट यहाँ पे आउटकम होगा वो क्या होगा, आपका मर्केप्ट्यूरिक एसिड होगा। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ग्लूटामाइन से भी कॉन्जुगेट किया जाता है। इसके अलावा मेथाइल ग्रुप का जो आपका डोनर होगा वो आपको मैंने पहले बता रखा है, सैम, इसको याद रखिएगा। एस एडेनोसिन मेथोनिन जो होता है वो यूज किया जाता है मेथाइल ग्रुप के डोनर के लिए। ठीक है, और ग्लूटामाइन बहुत ही रेयर ही जोड़ा जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्जुगेशन विद ग्लूटामाइन इज हाउएवर रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन को आप याद रखिएगा। इसके अलावा एस रिनोसिल मेथ्योनिन आप याद रखिएगा, जो कि सैम ग्रुप का डोनर होता है, जिससे क्या बन जाएगा, मेथ्योनिन सिस्टीन बन जाता है। इसके अलावा कहीं कहीं पर सल्फेट को, जो एक्टिव फॉर्म ऑफ सल्फेट ग्रुप का ट्रांसफर के लिए जो एक्टिव फॉर्म होती है वो पैप्स होता है। तो ये बायोकेमिस्ट्री के पार्ट है, बहुत ही थंब रूल होते हैं कि जहाँ पे सल्फेट ग्रुप का डोनर होता है वहां पे पैप्स होता है। 3 फॉस्फोएडेनोसिन फॉस्फोसल्फेट होता है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। एसिटिक एसिड इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, जो होता है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड होता है।
तो खैर यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ड्रग्स सच एज सल्फिनिल अमाइड आर कन्वर्ट टू एसिटाइल डेरिवेटिव में कन्वर्ट किए जाते हैं। थायोसल्फेट हाईली टॉक्सिक साइनाइड्स आर कॉन्जुगेट विद थायोसल्फेट टू फॉर्म लेस टॉक्सिक थायोसाइनेट। ठीक है, तो इस तरीके से है। बाकी यहाँ पे एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, डिटॉक्सिफिकेशन बाय ड्रग, इट मे बी सरप्राइजिंग टू नो दैट सम ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू डिटॉक्सिफाई फॉरेन सब्सटेंस। द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सर्टेन मेटल्स सच एज arsenic, mercury, and cadmium could be overcome by administrating of BAL, British Antil Visit. This compound was developed during the World War II and was used as a detoxify agent for certain war poison. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका वेल नोन नहीं है, लेकिन ये जो था वो यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड में। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा ना हिस्टोरिक इवेंट में पेंसिलिन यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड में, उसी तरीके से जो होता है ये आपका यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड में। ब्रिटिश एंटिल विस्टिल इसको बोलते हैं, कि इसको करने से क्या होता था कि जो आपके मेटल से जो कम टॉक्सिक इफेक्ट आ रहे थे उनको कम कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे जब कुछ कंपाउंड्स के नाम आए हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दो चीजें याद रख लेना। मरकरी से एक डिजीज होती है, जिसको क्या बोलते हैं, मिनीमाटा होता है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनीमाटा डिजीज जो होती है वो मरकरी से होता है। याद करने में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग एम को एम से जोड़ देना। ठीक है, इसके अलावा कैडमियम, जो कि आईसीएमआर में पूछा जाता है क्वेश्चन, शायद इसी साल क्वेश्चन आया था। तो कैडमियम से जो डिजीज होती है उसको इटाई इटाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आज आपके साथ शेयर की है, इसको याद रखिएगा। बाकी ये मेटल पॉइजनिंग में मैं आपको डिटेल में कवर करूंगा। ठीक है, तो मिनीमाटा मरकरी, और आपका कैडमियम, कैडमियम से क्या होता है, आपका इटाई इटाई डिजीज होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही आसान था, जो यहीं तो तक चैप्टर है। इसके अलावा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक इसेंशियल होता है आपके टॉक्सिकोलॉजी फार्माकोलॉजी की स्टडी के लिए। द बॉडी पोसेस द कैपेबिलिटी होती है कि उसको क्या करना है। कुल मिला के जो थंब स्टोरी थी कि आपको मोर इजिली एक्सक्रीटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डिटॉक्सिफिकेशन से जरूरी नहीं है, ये नॉट नेसेसिटी विद द कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक इनटू नॉन टॉक्सिक। कभी कभी क्या होते हैं कि मोर टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे मिथेनॉल जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आप मिथेनॉल पॉइजनिंग पढ़ते हैं वो वहीं से स्टोरी है, जब हम इथेनॉल का इन्फ्यूजन करते हैं। ठीक है, तो ये तो अलग स्टोरी है, समय आने पर वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें डिटॉक्सिफिकेशन आपको याद रखना है, होता कहाँ है, लीवर में होता है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड कॉन्जुगेशन, ये चार रिएक्शन होते हैं। ठीक है, ब्रिटिश एंटी विस्टल इज ए कंपाउंड डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वाज यूज्ड टू डिटॉक्सिफाई सर्टेन वॉर पॉइजन के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये समरी थी इस पूरे रिएक्शन का, जिसमें आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो अगर क्वेश्चन आ जाएगा आराम से आपको नंबर दे जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया है, इसको जल्दी से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जीनोबायोटिक्स के बारे में समझा कि डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, इसको आजकल बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, रिएक्शन कहाँ होगी, लीवर में होगी। लीवर में कहाँ होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में होगी। दो फेज में रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस वगैरह होती है, और उसके बाद इसको कॉन्जुगेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में इस तरीके से आपके कुछ हैं, अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे एक रिएक्शन होती है मिथेनॉल में फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें इस पूरे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में साइटोक्रोम P450 को हमने समझ लिया, उसका बेसिक रोल होता है। ये क्या है, मोनो ऑक्सीजनेज है। एक ऑक्सीजन सबस्ट्रेट में जाएगा, एक ऑक्सीजन कहाँ जाएगा बच्चों, एक ऑक्सीजन वाटर में जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, हीम प्रोटीन होता है। इसको मिक्स्ड ऑक्सीजनेज, मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीजनेज बोलते हैं। P450 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 450 वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है। इसके अलावा हमने क्या समझा, इसके अलावा हमने समझा ये हीम प्रोटीन होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, माइक्रोसोम को हमने समझा। फ्रेगमेंट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसोम बोलते हैं। रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन हमने देख लिया। इसके बाद कॉन्जुगेशन पे जब हम आए तो ग्लूकोयूरिनिक एसिड जो है वो आपका मोस्ट कॉमन है, जो बिलिरुबिन के केस में भी पाया जाता है, यूडीपी के फॉर्म में अटैच करते हैं।
ठीक है? और कुछ ड्रग जो आपके बार्बिटूरेट्स होते हैं, जो इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, बेंजोइक एसिड और बिलिरुबिन की ये वाली स्टोरी थी। फिर इसके बाद हमने ग्लाइसिन को देखा, जहाँ पे हिप्यूरिन बना, हिप्यूरिन जो कि हॉर्स में बना, ठीक है? तो बेंजाइल कोएंजाइम ए वगैरह में अटैच कर दिया गया, तो ये आपका हिप्यूरिक एसिड बन गया। और ग्लूटाथियोन की जब भी बात आएगी तो वो एंटीऑक्सीडेंट है, ट्राइपेप्टाइड है, आरबीसी की सरफेस पे पाई जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। इस केस में क्या बन रहा था, ग्लूटाथियोन से जब हमने अटैच किया तो क्या बन गया, मरकेप्ट्यूरिक एसिड बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। किसी किसी केस में ग्लूटामाइन को भी जोड़ा जाता है। सिस्टम में हमारे दो कंपाउंड डोनर होते हैं, जिसमें मिथाइल ग्रुप का डोनर जो होता है वो सैम होता है। एस एडिनोसिल मेथियोनिन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा सल्फर के लिए पैप्स होता है। और कुछ एक कहानी हमने समझ ली कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में एक बाल कंपाउंड था, बीएल कंपाउंड जिसको बोलते हैं, जो यूज किया गया, जिससे क्या होते हैं, जो डिटॉक्सिफाई एजेंट का कार्य किया। ठीक है? इसके अलावा हमने 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखा कि मरकरी से मिनीमाटा डिजीज़ होता है और कैडमियम से इटाई होता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका समाप्त मैंने कर दिया है। बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है? तो यहीं तक इन्फॉर्मेशन है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है? बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।